Welcome back to my YouTube channel Savita's Ignu Magic. Today we'll study about local history. इतिहासकार लोगों की जुबानी कहानियों और पुरानी दस्तावेजों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो खो न जाए। कई किताबें किसी खास इलाके या समुदाय के इतिहास को बयां करती हैं। जुबानी इतिहास में लोगों की बताई हुई पुरानी बातों और यादों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये यादें इतिहास को संजोने में अहम भूमिका निभाते हैं। माइक्रो हिस्ट्री किसी छोटी सी घटना या समुदाय के बारे में गहराई से अध्ययन करती है। जुबानी इतिहास और माइक्रो हिस्ट्री अक्सर किसी खास इलाके पर ध्यान केंद्रित करती है। स्थानीय और जुबानी इतिहास से मिली जानकारी सिर्फ उस इलाके के लिए ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप जिस इलाके में रहते हैं उसकी भी एक कहानी है। इसे स्थानीय इतिहास कहते हैं। ये इतिहास की वो किताबें होती है जो किसी खास इलाके या समुदाय के बारे में लिखी जाती है। खास बात यह है कि इन्हें अक्सर इतिहासकार नहीं बल्कि आम लोग ही लिखते हैं ताकि उनकी कहानियां सब तक पहुंच सके। पश्चिमी देशों में अमीर और रईस तबके के लोग 19वीं सदी के आखिर में अपने इलाके का इतिहास लिखने लगे। उन्होंने आपस में मिलकर सोसाइटीज बनाई ताकि मिलजुल कर ये काम किया जा सके। शहरों का तेजी से बढ़ना और समाज में बदलावों को देखते हुए लोगों को लगा कि उनके इलाके के इतिहास को सहेजना जरूरी है, तभी तो ये इतिहास लिखे जाने लगे। 1860 के दशक से ही इतिहास के अध्ययन और प्रचार के लिए समूह बनने लगे। ये समूह चर्च के इतिहास से लेकर पुरातत्व तक कई तरह के विषयों पर रिसर्च करते थे। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 19वीं सदी के आखिर में वहां के रईस और अमीर लोगों ने अपने अपने इलाकों के लिए इतिहास लिखवाए। ये इतिहास इसलिए लिखवाए गए ताकि ये बताया जा सके कि उनका इलाका कितना महत्वपूर्ण है। 1930 के दशक से स्थानीय इतिहास में एक नया बदलाव आया। इसे और ज्यादा पेशेवर बनाया जाने लगा। अब विश्वविद्यालयों में खासकर स्थानीय इतिहास की पढ़ाई के लिए विभाग बनने लगे। इंग्लैंड की लीसेस्टर यूनिवर्सिटी ने स्थानीय इतिहास की पढ़ाई को अकादमिक रूप देने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ जोर दिया गया अनुभव पर आधारित शोध पर और पढ़ाई का केंद्र रहा औद्योगिक क्रांति से पहले के समय पर। एशिया और अफ्रीका में स्थानीय इतिहास ज्यादातर जुबानी परंपरा के रूप में ही मौजूद था। 19वीं सदी के आखिर में वहां के नए अमीर और रईस तबके के लोग इन इतिहासों को लिखने लगे। आधुनिक इतिहास लेखन के तरीकों को अपनाते हुए नए स्थानीय इतिहास लिखे गए। इनका लक्ष्य था स्थानीय परंपराओं और पहचान को सहेजना। ये इतिहास अक्सर हमारी साझा वंशावली, संस्कृति और उपलब्धियों पर जोर देते हैं ताकि समुदाय की भावना मजबूत हो सके। के इतिहास लेखन का असर स्थानीय इतिहास लेखन पर भी पड़ा। इन नए इतिहासों ने दस्तावेजों और आंकड़ों पर आधारित शोध को प्राथमिकता दी गई। धर्म से इतर सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया। कुछ स्थानीय इतिहासों में लोक कथाओं और दंत कथाओं को भी शामिल किया गया ताकि ये इतिहास ज्यादा रोचक बन सके। स्थानीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है जुबानी इतिहास। इसमें लोगों की यादों और कहानियों को सहेजा जाता है। ये यादें अतीत की घटनाओं और लोक कथाओं से जुड़ी हो सकती है। लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि हाव भाव को भी सहेजा जा सके। सिर्फ बुजुर्गों से ही नहीं बल्कि युवाओं से भी बातचीत की जा सकती है। हर पीढ़ी का नजरिया अलग होता है।
दुनिया के अलग-अलग देशों में जुबानी इतिहास को इकट्ठा करने और आपस में शेयर करने के अपने तरीके हैं। हर जगह की अपनी परंपराएं होती हैं। कुछ इतिहासकार, खासकर वो जो लिखित स्रोतों को ज्यादा महत्व देते हैं, जुबानी इतिहास पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि ये यादें समय के साथ बदल सकती है और सटीक ना हो। आलोचनाओं के बावजूद जुबानी परंपराओं को अतीत को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर उन जगहों पर जहां लिखित दस्तावेज कम मिलते हैं, वहां ये यादें ही इतिहास का अहम हिस्सा होती है। जुबानी इतिहास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। ये काम जुबानी परंपराओं के महत्व को रेखांकित करते हैं। द वॉइस ऑफ द पास्ट, पॉल थॉमसन, भुलाए गए लोगों की कहानियां सामने लाता है। ओरल ट्रेडिशन एज हिस्ट्री, बाय जैन वैंसिना, जुबानी परंपराओं को इतिहास का समृद्ध स्रोत मानते हैं। एल्सेंड्रो पोर्टिली के शोध और लुइसा पासरनी की किताब फैसिज्म इन पॉपुलर मेमोरी भी महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओरल हिस्ट्री जैसी पत्रिकाएं जुबानी इतिहास को सीखने और साझा करने में मदद करती है। कई देशों में संगठन और सम्मेलन जुबानी इतिहास को बढ़ावा देते हैं। ब्रिटेन में 1970 के दशक से समुदाय के इतिहास का अहम हिस्सा बना जुबानी इतिहास। व्यक्तिगत याददाश्त अविश्वसनीय हो सकती है। संपूर्ण जानकारी के लिए जुबानी स्रोतों के साथ लिखित दस्तावेजों का इस्तेमाल जरूरी है। स्थानीय इतिहास के साथ जुड़ा हुआ एक रोचक क्षेत्र है सूक्ष्म इतिहास, माइक्रो हिस्ट्री। व्हाट इज माइक्रो हिस्ट्री? यह किसी छोटी सी घटना, गांव, परिवार या व्यक्ति के बारे में गहराई से अध्ययन करने का तरीका है। मामूली केस स्टडी के उलट सूक्ष्म इतिहास छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। सूक्ष्म इतिहास स्थानीय इतिहास और जुबानी इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह अक्सर किसी समुदाय या इलाके पर केंद्रित होता है, ठीक वैसे ही जैसे स्थानीय इतिहास। सूक्ष्म इतिहासकार जुबानी स्रोतों, लोक कथाओं और लेजेंड्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म इतिहास की जड़ी। सूक्ष्म इतिहास की अवधारणा 1970 के दशक में इटली से शुरू हुई। समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक इतिहास दोनों पर इसका ध्यान था। प्रसिद्ध इतिहासकार कार्लो गिन्सबर्ग ने इस शब्द को सबसे पहले 1959 में जॉर्ज आर स्टीवर्ट की गेट्सबर्ग के बारे में लिखी किताब से जोड़ा, लेकिन इससे पहले भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है। लुइस गोंजालेज ने 1968 में मेक्सिको में के एक गांव के 400 साल के इतिहास पर लिखी अपनी किताब में इसका इस्तेमाल किया। फर्ना ब्रॉडेल ने 1960 में इसका इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें यह सिर्फ घटनाओं का इतिहास लगता था और उनका नजरिया नकारात्मक था। रेमंड क्वेन्यू ने 1965 में अपने उपन्यास में इसका इस्तेमाल किया। प्रिमो लेवी ने 1975 की किताब द पीरियडिक टेबल में इसका इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में यह शब्द इतिहास लेखन की एक खास शैली के लिए लोकप्रिय हुआ। गियोवानी लेवी इटली के पहले इतिहासकार थे जिन्होंने सूक्ष्म इतिहास का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। 1970 और 1980 के दशक में इटली में सूक्ष्म इतिहास एक मान्यता प्राप्त शैली के रूप में सामने आया।
कार्लो गिन्सबर्ग, जियोवानी लेवी, कार्लो पोनी, एडोआर्डो ग्रेंडी और जियाना पोमाता जैसे इटालियन माइक्रो हिस्टोरियंस ने अपने लेखन के माध्यम से इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। 1966 में स्थापित इटालियन जर्नल क्वाडर्नी स्टोरी की सूक्ष्म इतिहास को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख मंच रहा है। सूक्ष्म इतिहास का उदय आधुनिक इतिहास लेखन के खिलाफ एक तरह की उत्तर आधुनिक प्रतिक्रिया थी। सूक्ष्म इतिहासकारों का मानना था कि व्यापक कहानियों पर आधारित इतिहास लेखन छोटे पैमाने की वास्तविकताओं को पकड़ नहीं पाता है। उन्होंने रैंके की अवधारणा, मार्क्सवाद, एनल स्कूल और पुराने सामाजिक इतिहास की भी आलोचना की। 1980 और 1990 के दशक में सूक्ष्म इतिहास ने फ्रांसीसी और जर्मन इतिहासकारों को प्रभावित किया और दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। इस दौरान कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी सामने आई। इस आंदोलन में प्रभावशाली इतिहासकारों में शामिल हैं एमेन्यूल ले रॉय लाडुरी, हंस मेडिक और रॉबर्ट डार्टन और नताली जमोन डेविस। सूक्ष्म इतिहासकार छोटी इकाइयों और व्यक्तियों पर बल देते हैं। इनका मानना है कि इस तरह के अध्ययन से मूल्यों और विश्वासों की असली प्रकृति का पता चलता है। सूक्ष्म इतिहासकार समाज और इतिहास को लेकर कुछ खास विचार रखते हैं। सभी समाजों में असमानता होती है और इतिहास के अध्ययन में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। संस्कृति आर्थिक शक्तियों से प्रभावित होती है और इन्हें अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास साहित्य से ज्यादा सामाजिक विज्ञान के करीब है। सूक्ष्म इतिहासकार किस तरह से अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म इतिहास छोटे विषयों का गहन सूक्ष्म विश्लेषण करने पर जोर देता है। इसमें दस्तावेजों का गहन अध्ययन शामिल होता है, जैसे व्यक्तिगत पत्र, कानूनी रिकॉर्ड और आर्थिक लेनदेन के विवरण। मानव विज्ञान का प्रभाव। क्लिफर्ड गियटर्स जैसे सांस्कृतिक मानव विज्ञानियों ने सूक्ष्म इतिहास को प्रभावित किया है। हालांकि सूक्ष्म इतिहासकारों और मानव विज्ञानियों के संस्कृति के बारे में थोड़े अलग-अलग सिद्धांत और विचार हैं। सूक्ष्म इतिहास की प्रमुख विशेषताओं को जियोवानी लेवी के अनुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इतिहासकार बड़े पैमाने की घटनाओं के बजाय छोटी घटनाओं, गांवों, परिवारों या व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सूक्ष्म इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि अतीत के लोग कितने तर्कसंगत थे और निर्णय लेने की उनकी प्रक्रिया कैसे थी। वे छोटे-छोटे सुरागों जैसे व्यक्तिगत पत्रों या कानूनी दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन कर अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति माना जा सकता है। वे किसी घटना के विशिष्ट संदर्भ और उससे जुड़े व्यक्तिगत आख्यानों को गौर से देखते हैं। सूक्ष्म इतिहासकार हर संस्कृति को अपने ही ढांचे में समझने के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि हम अलग-अलग संस्कृतियों की तुलना कर सकते हैं। सूक्ष्म इतिहास के क्षेत्र में कार्यप्रणाली और सिद्धांतों को लेकर इतिहासकारों के बीच पूरी तरह से सहमति नहीं है। यहाँ दो प्रमुख इटालियन माइक्रो हिस्टोरियंस के भिन्न मतों का उदाहरण दिया गया है। लेवी इतिहास को एक विज्ञान के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि सूक्ष्म विश्लेषण के जरिए अतीत को वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है। पोमाता सूक्ष्म इतिहास को कला रूप मानती है। उनका कहना है कि सूक्ष्म इतिहास में रचनात्मकता और कल्पना के लिए भी जगह है। यह इतिहास को जीवंत और दूरदृष्टिपूर्ण बनाने में मदद करता है।
जुबानी इतिहास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। स्मृति अविश्वसनीय हो सकती है, समय के साथ यादों में हेरफेर हो सकता है या चीजें छूट सकती हैं। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग अनुभव होते हैं और घटनाओं को याद करने का तरीका भी अलग हो सकता है। इससे विरोधाभासी विवरण सामने आ सकता है, खासकर क्रांतियों या आंदोलनों जैसे जटिल विषयों पर। बिना लिखित सबूतों के मूल तथ्य बदल सकते हैं और कहानियां समय के साथ मिथक या किस्से बन सकती है। इसलिए जुबानी इतिहास को सावधानी से परखा जाना चाहिए। रैंकी ट्रेडिशन। रैंकी की परंपरा का पालन करने वाले इतिहासकार प्राथमिक स्रोतों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और अक्सर जुबानी इतिहास को अविश्वसनीय होने के कारण खारिज कर देते हैं। आधुनिक पश्चिम की साक्षर संस्कृति में जो कुछ भी लिखा नहीं गया था उसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। उदाहरण के लिए 1831 में यह घोषणा की गई थी कि अफ्रीका दुनिया का ऐतिहासिक हिस्सा नहीं है। 1965 में ह्यू ट्रेवर रोपर ने दावा किया कि अफ्रीका का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन रैंकी की परंपरा की यह सीमा अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। इतिहासकार अब समझते हैं कि लिखित दस्तावेज हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं, खासकर उपनिवेशों और गरीब समुदाय के इतिहास के लिए। जुबानी इतिहास इन समुदायों के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, बशर्ते इंटरव्यू सावधानी से किए जाए और अन्य स्रोतों के साथ सत्यापन किया जाए। एरिक हॉब्सबॉम का नजरिया। जुबानी इतिहास के एक प्रमुख समर्थक इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम ने भी इसकी सीमाओं का स्वीकार किया है। उनका मानना था कि जुबानी इतिहास व्यक्तिगत यादों पर बहुत अधिक निर्भर करता है और यादें कभी-कभी गलत हो सकती है या समय के साथ बदल सकती है। यहाँ तक कि कुछ जुबानी इतिहासकार भी इस बात से सहमत हैं कि अतीत को पूरी तरह से समझने के लिए केवल जुबानी स्रोत ही पर्याप्त नहीं है। संपूर्ण जानकारी के लिए अन्य स्रोतों की आवश्यकता है। जुबानी इतिहास को लिखित दस्तावेजों, पुरातात्विक साक्ष्यों और अन्य स्रोतों के साथ जोड़कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अतीत की अधिक सटीक तस्वीर पेश की जा सके।